हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। हम जानते हैं कि सृजन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है और इसे प्राप्त करता जो लोग हैं वे दुनिया में बेहद कम हैं, जिसमें से एक है महिला। तो अभी हाल ही में यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने एक खास और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उन्होंने अपने निर्णय में वर्ष 1973 के एक ऐतिहासिक मामले पर जो उन्होंने फैसला दिया था, जिसमें गर्भपात को महिलाओं के लिए एक संवैधानिक अधिकार के रूप में उन्हें सुरक्षा मिली थी, उसे रद्द कर दिया है। इसी फैसले के मद्देनजर अब पूरी दुनिया में यह विषय फिर से चर्चा का बिंदु बन चुका है और चर्चा की वजह से ही आज हम इस विषय को आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन यह संबंधित होगा किससे? भारत में गर्भपात की संबंधित कानून से। यानी भारत में गर्भपात से संबंधित कौन कौन से कानून मौजूद हैं, उनमें क्या कुछ सुधार किए जाने की जरूरत है और कौन कौन से कानून किन किन प्रावधानों के तहत भारत में लागू किए जाते हैं। किस सप्ताह की प्रेगनेंसी को भारत में अबॉर्ट किया जा सकता है, उसमें महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है, ये भारत में जो कानून मौजूद है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी चर्चा के बिंदु क्या होंगे। आज जो हमारी चर्चा के बिंदु होंगे उसमें सबसे पहले होगी हमारी खबर, यानी यह खबर हमने कहां से ली है, क्यों चर्चा में रही है। इसके बाद भारत में गर्भपात कानून की पृष्ठभूमि, यानी भारत में जब गर्भपात कानून बनाया गया उसके पीछे क्या कवायद पेश की गई थी, उसके बाद इन कानूनों को लाया गया था। इसके बाद गर्भपात कानून में संशोधन, उनमें कौन कौन से संशोधन हुए हैं। फिर चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बिल के बारे में जिसमें अभी हालिया पिछले वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था, जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसके बाद एक न्यायिक हस्तक्षेप पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से विषय थे, किन बिंदुओं पर, किन मुद्दों पर भारत के न्यायालय ने इस पर अपनी मत रखी हैं या बात पेश की है। जानेंगे इस कानून की आलोचना के बारे में, इससे संबंधित क्या सुझाव हो सकते हैं। इसके बाद इस पूरे टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न होगा आपके लिए जो कि मेंस के लेवल पर होगा, जिसे आप लिख सकते हैं। यदि बात करें कि यह जो विषय है वह किससे संबंधित है, तो चूंकि यह विषय महिलाओं के से संबंधित मुद्दों के बारे में है और सामाजिक न्याय किससे के बारे में है, इसलिए जीएस प्रश्न पत्र 2 के प्रमुख विषयों या बिंदुओं में इसे शामिल किया जा सकता है। और यह चूंकि यह संशोधन अभी हालिया काफी चर्चा में भी रहा है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मेंस में इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकें। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन में आगे और देखते हैं कि यह जो खबर थी वह हमने कहां से ली है। तो द हिंदू में यह खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें लिखा है, व्हाट आर द इंडियाज लॉ ऑन अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन या गर्भपात के संबंध में भारत में कौन कौन से लॉ मौजूद हैं, उनमें क्या कुछ सुधार किए जाने की जरूरत है या उसमें क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो आइए इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। क्यों यह विषय खबरों में आ गया है या सुर्खियों में आ गया है। जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की कि जैसे ही अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के जो संवैधानिक अधिकार था गर्भपात का, उसे रद्द कर दिया है, उसके बाद वापस से यह जो मुद्दा है सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि वहां पर भारी संख्या में लोगों द्वारा विरोध हो रहा है, महिलाओं द्वारा विरोध हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह यदि उनके शरीर से जुड़ा मुद्दा है तो उनके द्वारा भी इसमें निर्णय लिए जाने की बात स्पष्ट रूप से सही मानी जा रही है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदुओं के बारे में। चूंकि हमने देख लिया कि यह जो विषय था वह खबर चर्चा में क्यों था, इसके बाद हम जानेंगे कि भारत में जो गर्भपात से संबंधित कानून है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यानी क्यों इसे लाया गया था, उसके पीछे क्या कुछ बातें थी। तो हमारा बिंदु होगा भारत में गर्भपात कानून की पृष्ठभूमि। तो वर्ष 1960 के दशक में बड़ी संख्या में प्रेरित गर्भपात हुए भारत में, जिससे गर्भपात की संख्या भारत में लगभग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई थी। प्रेरित गर्भपात क्या है? यहाँ पर यह है कि जहां महिलाओं की कंसर्न नहीं होता गर्भपात को लेकर, उसके घर वाले या आसपास के जो लोग हैं वो इससे प्रेरित करते हैं। क्योंकि 1960 के दशक में हम जानते हैं जो समाज था वो बहुत अधिक पुरुषवादी परिप्रेक्ष्य या अपनी धारणाओं को लेकर चल रहा था, जहां पर लैंगिक रूप से जो चुनाव था वह बहुत अधिक था, जहां पर लड़कियों को मारने की जो प्रथाएं थी वे बहुत अधिक मात्रा में चल रही थी, जिसकी वजह से गर्भपात यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया था। लोग, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को क्या किया जाता है, गर्भ में ही या भ्रूण की अवस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर गर्भपात की संख्या काफी बढ़ गई थी। तो जब यह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी, चूंकि मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हुई, क्योंकि ये
अस्वास्थ्यकर तरीके से किए जा रहे थे। तो जब मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हुई तो केंद्र सरकार ने इस विषय पर काफी विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी के लिए और विचार विमर्श के लिए एक समिति तैयार की जा सके जो पूरे भारत में इससे संबंधित क्या कानून बनाए जा सकते हैं, क्या इससे जुड़े प्रावधान किए जा सकते हैं, इसके लिए अपना एक लेखा जोखा पेश करे। तो भारत सरकार ने यह जो समिति बनाई थी उसके यदि अध्यक्ष की बात करें कि किसकी अध्यक्षता में यह समिति बनी थी तो उनका नाम था शांतिलाल शाह। तो शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इसका आदेश दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा क्योंकि उस समय पर मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो गई थी। इसके बाद देखें कि इसका जो प्रमुख मुद्दा क्या था, मतलब क्या पृष्ठभूमि में ऐसी कौन सी चीज शामिल थी जिसकी वजह से ऐसे किए जाने का मुख्य मुद्दा जो था वह सामने आया। तो उसका मुख्य कारण था असुरक्षित गर्भपात, और असुरक्षित गर्भपात की वजह से वहां पर क्या हो रहा था, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो रही थी। इसी वजह से वर्ष 1971 में भारत में पहली बार एक कानून लाया गया जिसका नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट वर्ष 1971। यह कानून कब लाया गया था, 1971 में। तो यह भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। उस समय काफी यह सुर्खियों में भी था क्योंकि पहली बार भारत में इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई और इससे जुड़े एक नए कानून की जरूरत महसूस हुई जिसे वर्ष 1971 में लाया गया। यदि बात करें कि यह कानून तो आ गया था लेकिन इसके अलावा भारत में और कौन से कानून मौजूद थे उस समय पर जिसमें गर्भपात से संबंधित कुछ प्रावधान थे, यदि उनकी तरफ देखें तो हम देखेंगे कि IPC की धारा 312 इस बात का प्रावधान करती थी कि यदि कोई महिला गर्भपात करवाती है जिसमें उसकी स्वेच्छा शामिल है और यह गर्भपात किसके द्वारा करवाया जाता है, उसके घर वाले या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उससे जुड़ा है, तो यदि वह व्यक्ति उस महिला का गर्भपात करवाता है चाहे भले ही उसकी स्वेच्छा उसमें शामिल है तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। ये पहले भारत में IPC की धारा 312 में कानून में मौजूद था जिसमें उसके लिए सजा का प्रावधान था। यदि बात करें कि उसे कौन सी सजा दी जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर महिला की स्वेच्छा शामिल है और वह व्यक्ति जो कि गर्भपात करा रहा है, इसका मतलब भारत में उस समय गर्भपात वैधानिक नहीं था या इसके लिए सजा का प्रावधान था। तो उसे कितने वर्ष की सजा हो सकती थी, तो उसे ये तो 3 साल तक की जेल हो सकती थी या उसे सजा सुनाई जा सकती थी या जुर्माना दिया जा सकता था या ये दोनों हो सकता था। यानी या तो उसे 3 साल की जेल सजा, जुर्माना या 3 साल की जेल के साथ जुर्माना, इन दोनों को ही उसके लिए इन दोनों में ही सजा का प्रावधान था। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक अपवाद भी शामिल है, यानी कि यदि वह महिला जो गर्भपात करवा रही है या उसके घर वाले जो वह व्यक्ति जो उसे गर्भपात करने के लिए कह रहा है, उसी कंडीशन में उसे सजा नहीं हो सकती यदि वहां पर महिला की जान पर खतरा है। यानी इसका उद्देश्य यदि गर्भवती महिला के जीवन को बचाना हो तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान नहीं था। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह जो कानून है, यह जो विषय है, यह धारा है, वह भारत में बिना शर्त गर्भपात को अवैध बनाती है। और अभी हमने चर्चा भी की कि भारत में जो गर्भपात था उस समय वह वैधानिक नहीं था, वहां पर कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान था। यह हमने चर्चा की IPC की धारा 312 के बारे में। इसके अलावा IPC की धारा 313 भी एक नया प्रावधान करती है। उस प्रावधान में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसमें महिला की सहमति शामिल नहीं है, यानी महिला गर्भपात के लिए असहमत है, तब भी वह व्यक्ति उस महिला का गर्भपात कराता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो उसे कितनी सजा हो सकती है, तो उसे आजीवन कारावास हो सकता है या 10 साल की जेल हो सकती है या उसे इन दोनों कंडीशन के साथ जुर्माना आदि भी लगाया जा सकता है। दोनों कंडीशन उसमें अप्लाई हो सकती है। यह कब है, IPC की धारा 313 के तहत, और किस कंडीशन में है, जब व्यक्ति जो गर्भवती महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो हमने चर्चा की भारत में गर्भपात कानून की पृष्ठभूमि के बारे में। अब हम जानेंगे कि भारत में गर्भपात से संबंधित कौन से कानून जो थे मौजूद थे भारत में, उसके अलावा उन कानूनों में आगे क्या कुछ सुधार किए जाने की बात या कवायद पेश की गई। तो अगला बिंदु है गर्भपात कानून में संशोधन। तो पहली बार जब 1971 में यह MTP एक्ट लाया गया तो उसमें कुछ संशोधन पेश किए, क्योंकि हम जानते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और बदलते वक्त के साथ जरूरतें भी बदलती हैं। तो जरूरत के अनुसार ही हमें अपने कानूनों में संशोधन करने की भी जरूरत महसूस होती है। तो पहला जो संशोधन इसमें पेश किया गया जो महत्वपूर्ण था यदि हम माने,
तो इसे वर्ष 2003 में पेश किया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में एक दवा लाई गई और इस दवा के द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन को अलाउ किया गया। यदि बात करें कि उस दवा का नाम क्या था, तो था मीसोप्रोस्टोल। यानी मीसोप्रोस्टोल दवा के द्वारा भारत में पहली बार गर्भपात की अनुमति मिली थी और यह दवा जो थी उस समय तत्काल में ही नई खोजी गई दवा थी। यदि बात करें कि इस दवा के द्वारा कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी को रिमूव किया जा सकता था, तो उसमें है 7 सप्ताह तक की गर्भावस्था को इस दवा के द्वारा चिकित्सकीय रूप से समाप्त किया जा सकता था। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं मेडिकल जो चिकित्सक है, रजिस्टर्ड चिकित्सक है, उसकी सहमति, उसकी राय आदि की आवश्यकता थी। इसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। मूल अधिवेशन में, यानी जो वर्ष 1900 एमटीपी एक्ट 1971 है, इस अधिवेशन में वर्ष 2003 में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, उसके बाद यदि और भी जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, बदलते वक्त के साथ और भी जो जरूरतें महसूस हुई, यानी महत्वपूर्ण संशोधन की बात करें तो वह हुआ वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में इस एक्ट में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जहां पर जो प्रेगनेंसी के सप्ताह थे, कब तक, किस कंडीशन में कैसे रिमूव की जा सकती है, कहां पर रिमूव की जा सकती है, यानी उसमें कितने चिकित्सक की सलाह थी, घर पर या किस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल से कब बताया गया, वर्ष 2020 में इससे संशोधन पेश किए गए और वर्ष 2021 में सितंबर में इन संशोधनों को लागू कर दिया गया। जो अभी वर्तमान में कानून मौजूद है वो यही है, एमटीपी एक्ट संशोधन अधिनियम 2021। तो आइए सबसे पहले अब महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे लिए काफी खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले ही वर्ष इसमें संशोधन हुआ है। तो हमारा विषय क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 यानी 2021। तो बात करें कि इस अमेंडमेंट में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, किन विषयों को शामिल किया गया है। तो इस अमेंडमेंट में बात की गई 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को समाप्त करने के बारे में और 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को समाप्त करने के बारे में। तो इसमें चर्चा की गई पहली 20 सप्ताह, जिसमें कहा गया है कि इस एक्ट के जरिए हमने कुछ कानून या कुछ नियम बनाए हैं जिसमें 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को किस कंडीशन पर समाप्त किया जा सकता है, यानी गर्भावस्था की जो समाप्ति की अनुमति है वह किस कंडीशन में दी जा सकती है। पहला, गर्भावस्था को जारी रखने से यदि गर्भवती महिला के जीवन को खतरा है, यानी यदि वह उस गर्भ को धारण करती है, आगे उसे कैरी करती है, तो उसके जीवन में या उसके जीवन को खतरा है, यानी उसकी मृत्यु हो सकती है या किसी अन्य विसंगति से वह ग्रसित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में 20 सप्ताह तक के जो गर्भावस्था है, जो उसकी गर्भ है, उसे समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक की विफलता का परिणाम है, यदि आप किसी गर्भ निरोधक दवाओं या किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वह विफल रहा है या वह खराब था, उस स्थिति में भी एक महिला अपनी स्वेच्छा से 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कर सकती है। क्योंकि यह जो मुख्य बिंदु था वह इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि जब आप मेंटली या फिजिकल रूप से तैयार नहीं है, तो ऐसे में उसका जो मेंटल स्थिति है या ये मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए इस जो प्रावधान है इसे शामिल किया गया है। तीसरा है, यदि गर्भावस्था बलात्कार का परिणाम हो, यदि किसी महिला के साथ कोई यौन दुराचार हुआ है या बलात्कार आदि हुआ है, तो यदि प्रेग्नेंट हो गई है तो 20 सप्ताह के गर्भ को वहां पर वह रिमूव कर सकती है। मुख्य बिंदु यहाँ पर यह है कि 20 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति के लिए आप ऐसे ही कहीं भी जाकर इसे समाप्त नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम एक रजिस्टर्ड चिकित्सक या पंजीकृत चिकित्सक की सहमति या राय के बाद ही, सलाह के बाद ही आप इन कंडीशंस में 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कर सकते हैं। यदि बात करें कि इसमें और कौन सी कंडीशन मौजूद है, तो यदि 24 सप्ताह के बाद के गर्भ को आप समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या बिंदु है, भ्रूण से संबंधित गंभीर असमानताएं। यदि उसके पेट में जो भ्रूण है उसको किसी भविष्य में किसी अन्य गंभीर समस्या या किसी गंभीर विसंगति का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में 24 सप्ताह के बाद गर्भ की समाप्ति के लिए आप राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना उसके लिए जरूरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। जब राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड उसे इस बात की परमिशन देता है कि हाँ वह चेक करता है, चूंकि वहां पर उस महिला की स्थिति और रिपोर्ट आदि को चेक किया जाता है और यह कितने दिन के भीतर कर लिया जाता है, 3 दिन के भीतर।
यानी जैसे ही मांग इसमें की जाती है कि उसे 24 सप्ताह के बाद के गर्भ को समाप्त करना है, तो ऐसी कंडीशन में उसे उस मेडिकल वह राज्य स्तरीय जो मेडिकल बोर्ड है उसके जरिए उसकी राय या सहमति की आवश्यकता होती है, जो 3 दिन के भीतर उसे देना होता है। यानी वह बोर्ड 3 दिन के भीतर यह राय या मशवरा दे सकता है। बात करें अन्य स्थितियों के बारे में, यह तो क्योंकि हमने चर्चा की 20 सप्ताह के तक के गर्भ के बारे में और 24 सप्ताह के बाद क्या कंडीशन होती है। 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को किस कंडीशन में समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान करता है यह एक्ट। तो इन शर्तों के तहत 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय के बाद गर्भकालीन आयु के 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। अभी हमने चर्चा की थी 20 सप्ताह तक की, और इसके बाद हमने चर्चा की थी राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की परमिशन कब ली जाती है, जब 24 सप्ताह के बाद की स्थिति हो। लेकिन हम अब चर्चा करेंगे 20 से 24 के सप्ताह के बीच की स्थिति के बारे में। यानी यह जो एक्ट है वह इस स्थिति में इस समय के लिए क्या प्रावधान करता है। तो यह किस कंडीशन में ही महिला गर्भावस्था को समाप्त कर सकती है, यदि महिला या तो यौन हमले या बलात्कार पीड़ित हो या नाबालिग हो। इन तीनों ही कंडीशन में, यानी महिला के साथ यदि कोई दुराचार हुआ है, बलात्कार पीड़ित है और यदि वह नाबालिग है, तो ऐसी कंडीशन में 24 सप्ताह तक के गर्भ को वह समाप्त कर सकती है। इसके बाद यदि गर्भावस्था के दौरान उसकी वैवाहिक स्थिति बदल गई है, तो हम जानते हैं कि कभी भी परिस्थितियां या समय एक सा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में यदि महिला गर्भावस्था में है और उसका जो गर्भ है वो लगभग 24 सप्ताह तक का हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है या उसका तलाक हो जाता है, तो ऐसी दोनों कंडीशन में उस महिला के पास इस अधिनियम के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा बड़ी शारीरिक अक्षमता है यदि उसे, और मानसिक रूप से वह बीमार है या भ्रूण की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा माना जा सकता है कि उसमें विसंगति है या भविष्य में वह विकलांगता आदि से ग्रसित हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे 24 सप्ताह तक के भ्रूण को समाप्त करने की परमिशन मिल जाएगी। इसके बाद यदि महिला आपदा या सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन स्थितियों में हो, क्योंकि यदि सरकार आपातकालीन स्थिति घोषित करती है तो वहां पर लगभग सभी मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं 21 और 20 को छोड़कर, तो ऐसी कंडीशन में भी महिला चाहे तो 24 सप्ताह तक के भ्रूण को समाप्त कर सकती है। यह हमने चर्चा की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में 20 सप्ताह 24 सप्ताह और इन दोनों के बीच क्या कुछ नियम प्रावधान हैं, जिन स्थितियों में ऐसे प्रावधान हैं जिस पर महिला अपनी गर्भावस्था को समाप्त कर सकती है। अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने अभी तो इस एक्ट के बारे में चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे उन विषयों पर या उन केस पर जहां पर न्यायालय ने इससे संबंधित अपने कुछ निर्णय दिए हैं। यानी महिलाओं के पास यह अधिकार है, बिल के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जहां पर न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हुई है। पहली बार वर्ष 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि दरअसल गर्भ धारण करने वाली जो महिला है, यह उस पर ही डिपेंड करता है कि वह अपने गर्भ को आगे जारी रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती, क्योंकि यह पूरी तरीके से उसके शरीर का मामला है। ऐसे मामले में यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद 21 में क्या शामिल है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी एक गर्भवती महिला द्वारा ही यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि वह गर्भावस्था को आगे जारी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। ऐसी कंडीशन में उसे ही इससे जुड़े फैसले लेने चाहिए। इसके बाद अन्य यदि मामलों की बात करें कि ऐसे कौन से मुद्दे थे जहां पर इनसे जुड़ी जो याचिकाएं हैं उन्हें सुना गया। अभी कुछ समय पहले ही एक वकील ने कुछ दलीलें दी, जिसमें उसने कहा है कि चूंकि भारत में यह एक्ट तो है, इस एक्ट के बाद भी ऐसी कई कंडीशंस मौजूद होती हैं जहां पर इतनी जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो जब निर्णय नहीं मिलता या राज्य बोर्ड मेडिकल बोर्ड द्वारा भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, ऐसी कंडीशन में बहुत सी ऐसी याचिकाएं हैं जो ज्यादातर न्यायालय में डाली जाती हैं, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं या भ्रूण यदि विसंगति है उसमें तो उसे टर्मिनेट करने की स्थिति में होती हैं। तो इससे जुड़े अभी लगभग वर्ष 2020 की बात की उन्होंने कि वर्ष 2020 की स्थिति में लगभग उन्होंने कहा कि 15 सप्ताह में उन्होंने 243 याचिकाओं पर सुनवाई की है। यह अपने आप में काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 243 याचिकाएं, इसका मतलब न्यायालय ने यहाँ पर अपना हस्तक्षेप दिखाया है, जो कि पॉजिटिव सेंस में ही लिया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे देखे गए हैं जहां पर उन्होंने देखा है
कि स्थिति काफी खराब है, इसके बाद भी महिला उसे कैरी कर रही है, जबकि यह एक्ट उन्हें रिमूव करने की अनुमति नहीं दे रही है। इसके बाद इसी वर्ष फरवरी में एक मामला सामने आया जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक 37 वर्षीय महिला को उसके 34 सप्ताह के गर्भ को रिमूव करने की परमिशन दी है। यह भारत में पहली बार इतने लंबे समय का मामला सामने आया है जिसमें 34 सप्ताह के भ्रूण को या 34 सप्ताह की उसके गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है, जो भारत का पहला सबसे अधिक समय तक जो गर्भावस्था है उसे समाप्त करने का मामला था। इस मामले में कहा गया था कि जो भ्रूण है उसमें विसंगतियां मौजूद हो गई हैं, उसे आने वाले समय में रीढ़ की हड्डी वाली समस्याएं हो सकती हैं। इस वजह से कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे 34 सप्ताह तक के जो गर्भ है उसे रिमूव करने की परमिशन दी। और यह किस प्रक्रिया के द्वारा मिली है? तो चिकित्सकीय गर्भपात के द्वारा। हम जानते हैं कि यदि 24 सप्ताह के बाद की स्थिति है तो 24 सप्ताह के लिए उसे राज्य मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेनी थी, उसे वह परमिशन नहीं मिली थी। इस वजह से वह न्यायालय में जाकर उसने याचिका दर्ज की थी और न्यायालय के आदेश के बाद ही उसे इस बात की परमिशन मिल गई है कि वह ऐसा कर सकती है। यह हमने चर्चा की न्यायिक हस्तक्षेप के बारे में। चूंकि यह पूरा जो मुद्दा था वह एक महत्वपूर्ण सेंसिटिव टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विसंगतियां भी मौजूद होंगी, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदल रही है। तो अब हम चर्चा करेंगे इस जो अमेंडमेंट एक्ट है, एमटीपी एक्ट 2021 है, इसमें कौन कौन सी आलोचनाओं के बिंदु शामिल होते हैं, यानी इस कानून के कौन सी आलोचनाएं हैं और इससे संबंधित क्या सुझाव हो सकते हैं। तो इसमें इसकी जो पहली आलोचना की गई थी कि लैंसेट में वर्ष 2018 के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 तक भारत में लगभग हर साल 15.6 मिलियन गर्भपात होते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह हर साल का आंकड़ा था, यानी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 15.6 मिलियन गर्भपात होते हैं। इसका मतलब है कि भारत में ऐसी इस एक्ट को लाया तो गया है, लेकिन अभी भी इस एक्ट को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लागू नहीं किया गया है, या कुछ ऐसे मामले इसमें शामिल नहीं किए गए हैं जहां पर महिला एक स्वस्थ और अच्छे वातावरण में गर्भपात करवा सके। तो यदि इतना अधिक संख्या में या इतनी अधिक संख्या में गर्भपात हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस कानून में कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुद्दा है जो अभी भी चूक रहा है, या इसमें कुछ कमी है जो इस कानून की कमी है जो दिखा रहा है। इसके बाद एमटीपी एक्ट में केवल स्त्री रोग या प्रसूति में विशेषज्ञता वाले डॉक्टर्स द्वारा ही गर्भपात कराने की आवश्यकता है। यह एक्ट कहता है कि जो गर्भपात करवाया जाएगा उसमें उस महिला के द्वारा ही करवाया जाएगा, उस स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ महिला के द्वारा ही करवाया जाएगा। जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक डाटा के अनुसार वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो ग्रामीण भारत में प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों की जो कमी है वह लगभग 70% है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि हमारे पास 70% की महिलाओं की कमी है या प्रसूति रोग विशेषज्ञों की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वे कैसी और किसकी सलाह पर इस कंडीशन में गर्भपात करवा सकती हैं। तो हम जानते हैं कि जब वहां पर ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं है तो वे ऐसे वातावरण में गर्भपात करवाती हैं जहां जो उनके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, और इसी वजह से मातृ मृत्यु दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं में उन रोगों का विकास हो रहा है जो वे घर में ही गर्भपात करवा के या ऐसी ही दवाओं का इस्तेमाल करके करती हैं। इसके बाद उनका मृत्यु दर लगातार बढ़ रहा है और महिलाओं की जो कंडीशन है, एनीमिक कंडीशन है, वह बढ़ रही है। उन्हें एनीमिया आदि बीमारियां लगातार हो रही हैं जो उनके शरीर के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। इस वजह से यह जो मुद्दा है, यह जो विषय है, एक आलोचना का मुद्दा बन गया है। यदि सुझाव की बात करें तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में काफी अच्छे सुधार किए हैं, जिसमें उन्होंने लगभग सभी वर्गों, सबकी सहमतियों और इसके आधार पर ही एक नए सुझाव को पेश किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें यह जरूरी है कि अब भारत में एक ऐसे वातावरण या एक ऐसे एनवायरनमेंट को बनाने के लिए इस एक्ट में सुधार किए जाने की जरूरत है। उन बिंदुओं को शामिल किए जाने की जरूरत है कि और किस कंडीशन में गर्भपात आसान होगा, सुलभ होगा, ताकि जो हर साल यह 15.6 मिलियन गर्भपात हो रहे हैं इनकी कंडीशन से बचा जा सके, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके और उन्हें और बेहतर अच्छा वातावरण प्रदान किया जा सके। इस एक्ट की यदि खास बात देखें तो वर्ष जो 1971 में एक्ट आया था उसमें जो गर्भपात से संबंधित कानून थे यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए ही लागू किए गए थे, लेकिन वर्ष 2021 में जो कानून इसमें संशोधन किया गया है यह अनमैरिड या अविवाहित महिलाओं के लिए भी शामिल किया गया है। लेकिन यदि कंडीशन नाबालिग है तो उसमें उसके अभिभावक की सहमति की जरूरत होगी। यदि वह व्यक्ति बालिग है
तो उसमें वह केवल चिकित्सक के परामर्श के द्वारा ही वैसी कंडीशन में गर्भपात करा सकता है जिन बिंदुओं पर हमने पिछली स्लाइड्स में चर्चा की है। इसकी कुछ अन्य आलोचनाओं की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जैसा कि कानून इच्छा पर गर्भपात की अनुमति नहीं देता, यानी यहाँ पर महिला के विल मौजूद नहीं है, महिला की अपनी इच्छा मौजूद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो महिलाएं हैं वह असुरक्षित परिस्थितियों में अवैध गर्भपात का उपयोग करती हैं। और जब ये अवैध गर्भपात या असुरक्षित परिस्थितियों में ऐसे गर्भपात करवाती हैं तो अभी हमने चर्चा की कि उससे स्वास्थ्य पर उनके बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो कुल मिलाकर पूरे समाज में एक नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए और उनकी जो स्वास्थ्य है उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए यह जरूरी है कि इस एक्ट में ऐसे सुधार किए जाए जहां पर महिलाएं इन असुरक्षित परिस्थितियों से बच सके और अवैध गर्भपात की ओर जो प्रेरित हो रही हैं इसकी संख्या में कमी आए और इसमें बढ़ोतरी हो, क्योंकि हम देखते हैं कि सालाना लगभग 8 लाख अवैध गर्भपात की संख्या सामने आती है भारत में, जो कि काफी अधिक कंसर्न की बात है। और इसमें यदि महत्वपूर्ण विषय जो है कि 8 लाख अवैध गर्भपात तो सामने आते हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक जो दर है वह मातृ मृत्यु दर की है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं ही नहीं कि उन्हें अधिक सुलभ और सही अच्छा वातावरण मौजूद हो सके या मिल सके। ऐसे में मातृ मृत्यु दर की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और यह इस कानून की मुख्य आलोचना है। तो जरूरी है कि इस कानून में उन बिंदुओं को शामिल किया जा सके जिससे इन कंडीशन से बचा जा सके, ताकि अवैध जो गर्भपात हो रहे हैं उनमें कमी की जा सके और उनमें कुछ कमी आते ही महिलाओं की जो स्वास्थ्य है उसमें बढ़ोतरी होगी, उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसा वातावरण मिलेगा जिसमें वो बेहतर और अच्छा कार्य कर सकेंगी। इसके लिए जरूरी है कि इसमें कुछ प्रावधान किए जाने की जरूरत है, इस कानून में कुछ नए बिंदुओं को शामिल किए जाने की जरूरत है। यह था पूरा विषय हमारा जो आज हमने चर्चा में लाया और इस पर हमने बात की। तो आपके पास भी कुछ सुझाव मौजूद होंगे जो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इस पूरे टॉपिक से जुड़े आज हम एक प्रश्न की बात करेंगे। क्या प्रश्न है? अभ्यास प्रश्न के रूप में होगा जिस पर आप लिख सकते हैं। प्रश्न है, भारत में गर्भपात के अधिकार से संबंधित कौन कौन से कानून हैं, इससे जुड़े हालिया संशोधनों पर प्रकाश डालिए। क्योंकि अभी संशोधन पिछले वर्ष हुआ है, वर्ष 2021 में हुआ है, इसलिए यह मुद्दा फिर महत्वपूर्ण है। और अमेरिका में इस मुद्दे के लगातार चलने की वजह से, लगातार प्रोटेस्ट होने की वजह से भी एक बार फिर यह विषय चर्चा में आ गया है। तो भारत में जो कानून मौजूद था उस पर हमने चर्चा की, उसके क्या क्या बिंदु मौजूद थे, हमने उस विषय पर भी चर्चा की है। आपको इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उसे लिखना है। तो मिलते हैं एक नए विषय और अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।